बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। और लेक्चर नंबर 11 हमारा एग्ज़ाम है 70 640 का। और 70 640 के साथ लेक्चर नंबर 11 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने से पहले ना मैंने एक दो दफ़ा सोचा कि इस लेक्चर को कहाँ से शुरू करूँ मैं। 2008 सर्वर का पेपर था, उसमें हम बड़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो मैंने कहा अभी इसके अंदर अगर मैं उस चीज़ को दोबारा रिवाइज़ करूँ, देयर इज़ नो पॉइंट। उसमें मेरा भी टाइम ज़ाया होगा और आप लोगों का भी टाइम ज़ाया होगा। आप लोगों का इन अ सेंस कि आप लोगों ने ऑलरेडी वो टेक्नोलॉजी पढ़ी हुई होगी। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी हुई और आप लोगों को याद नहीं है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि उर्दू IT अकेडमी की वेबसाइट पे चले जाएं और यही एग्ज़ाम नंबर 70 640 2008 का एडमिनिस्ट्रेटर का टॉपिक इंट्रोडक्शन टू 2008, ठीक है, और इंट्रोडक्शन टू 2008 DNS लैब, ठीक है। लेक्चर नंबर 4 का पार्ट 1 और पार्ट 2, ये दोनों के अंदर मैंने बड़ी डिटेल में DNS सर्वर पढ़ाया हुआ है। और इसको अगर आप पढ़ लेंगे तो आप बहुत ज़्यादा रिफ़्रेश हो जाएंगे। बल्कि मैं अगर आप लोगों को दोबारा सजेस्ट करूं, आप में से जो लोग DNS सर्वर को भूल जा गए होंगे, बल्कि मुझे खुद एक दफ़ा दोबारा ये दोनों लेक्चर पढ़ने पड़े ताकि मैं प्रॉपरली इवेलुएट कर सकूं कि इस लेक्चर के अंदर मैं सारी चीज़ें रिवाइज़ ना कर रहा हूं बल्कि कुछ नई चीज़ें पढ़ा रहा हूं। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूं, आप इस लेक्चर को पढ़ने से पहले 2008 के अंदर DNS सर्वर के इंट्रोडक्शन पढ़ें, फिर 2008 के अंदर DNS की लैब पढ़ें पुराने बुक की, और उसके बाद दोबारा इस बुक पे आए, यानी इस लेक्चर पर आए, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे अगर उसमें आपने DNS पढ़ा दिया तो आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ उसको रिवाइज करेंगे और एक तो कुछ नए टॉपिक्स हैं, कुछ एडवांसमेंट्स हैं, कुछ आउट ऑफ द बुक चीज़ें हैं जो मैंने डिस्कस करनी है, उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम रैप अप करेंगे। इसमें कोई इतनी खास लैब नहीं है करने वाली। आपकी बुक के अंदर लैब कराई हुई है मगर वही है DNS सर्वर जोन्स की, उससे ज़्यादा इंटेंसिव लैब मैंने आपको लेक्चर नंबर 4 के अंदर पढ़ाई हुई है। तो सवाल ये पैदा होता है, DNS सर्वर करता क्या है। आप में से सबको अब तक इसका आंसर पता चल चुका होगा, अगर नहीं पता तो मुझे बहुत एम्बेरसमेंट फील होगी कि DNS सर्वर क्या करता है। नेम टू IP रेजोल्यूशन। अगर आपने urduitacademy.com पे जाना है, तो जब आप urduitacademy.com को क्यूरी करते हैं तो उसके बैक एंड पे आपके पास एक IP एड्रेस होता है, ठीक हो गया। वट इफ़ urduitacademy.com की जगह आपको याद करना पड़ता, urduitacademy.com की जगह आपको याद करना पड़ता 1.92.173.12, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाती ये चीज़ें याद करनी। इन तमाम चीज़ों से जान छुड़ाने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि जिस तरह मैंने उस लेक्चर के अंदर प्रॉपरली डिटेल में डिस्कस किया कि हाउ DNS इवॉल्व, एक्चुअली इवॉल्व कैसे हुआ, तो उसके अंदर सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है। तो हमारे लिए वो इजी करने के लिए, ट्रांसलेशन नेम टू IP रेजोल्यूशन करने के लिए हम एक सर्वर यूज़ करते हैं या सिस्टम यूज़ करते हैं विच इज़ कॉल्ड DNS सर्वर। अच्छा, अब अगर मैं urduitacademy.com के आगे एक डॉट लगा दूं, ये जो डॉट लगाया हुआ है मैंने यहाँ पे, अगर मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करूं, तो ये जो डॉट लगाया हुआ है, ये डॉट, मुझे एक नया फीचर पता चला है जूम इन का। तो जनाबे वाला ये जो डॉट है, ये जब भी आप कोई किसी चीज़ को क्यूरी करते हैं तो आपका ये डॉट ऑटोमेटिकली लग जाता है। अगर आप अभी लेक्चर सुनने के बाद किसी भी वेबसाइट को खोलें, उसके आखिर में डॉट लगा दें तो वो वेबसाइट खुलेगी। एक्चुअली ये डॉट ट्रांसपेरेंट होता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि वो रिकर्सिव और इटरेटिव क्यूरी के जब भी आप urduitacademy.com पे जाते हो तो सबसे पहले आपका जो लोकल DNS सर्वर अपने अंदर देखता है कि उसको क्या उस चीज़ का, इस डोमेन नेम का पता है। अगर नहीं पता होता तो वो जो सा है रूट हिंट सर्वर के पास भेजता है, ठीक है, जिसे मैंने कहा था डॉट डोमेन के पास भेज देता है। दैट इज़ कॉल्ड रूट हिंट सर्वर। और दुनिया में जो से हैं सिर्फ 13 रूट हिंट सर्वर्स अवेलेबल हैं। आप सोच रहे हो कि पूरी दुनिया और सिर्फ 13 रूट हिंट सर्वर? यस, यू आर राइट, सिर्फ 13 रूट हिंट सर्वर। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये क्यों, कि 13 क्यों है या 13 से ज़्यादा क्यों नहीं हो सकते। 13 से ज़्यादा नहीं रूट हिंट सर्वर इसलिए नहीं हो सकते कि TCP/IP की जो की एक लिमिटेशन है। आप इस तरह समझ लें कि TCP/IP जो UDP का पैकेट बनाता है तो उसमें 13 से ज़्यादा रूट हिंट सर्वर के एड्रेसेस नहीं आ सकते, और आपके DNS सर्वर को पता होता है वो रूट हिंट सर्वर कौन से हैं। और क्या 13 सर्वर पूरी दुनिया की इंटरनेट चला रहे हैं? नहीं, उसमें फिर लोड बैलेंसर्स और बहुत सारी स्टोरी है। आप यू कैन से कि 13 IP एड्रेसेस, आप एक IP एड्रेस के पीछे 100 सर्वर्स लगे हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप urduitacademy.com को
ओपन करते हैं अपने एक्सप्लोरर में, तो सबसे पहले वो रूट हिंट सर्वर पे जाती है। रूट हिंट सर्वर कहता है अच्छा तुम्हारा नाम जो है फर्स्ट लेवल डोमेन कॉम है, तो तुम कॉम के पास जाओ, और वो फिर फर्स्ट लेवल डोमेन के पास जाता है, और फिर उसके बाद कॉम कहती है अच्छा तुम उर्दू IT अकेडमी की वेबसाइट पे चले जाओ, और आप इस तरह उर्दू IT अकेडमी की वेबसाइट पे चले जाते हो। दिस इज़ हाउ योर DNS सर्वर वर्क। इसमें सिर्फ आपको बताने का मकसद ये था कि ये 13 दुनिया में रूट हिंट सर्वर्स हैं। अगर आप गूगल करें 13 रूट हिंट सर्वर, तो आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा मटीरियल मिलेगा। अगर आप करेंगे वाई 13 रूट हिंट सर्वर, तो उसमें बहुत डिटेल में चला जाएगा कि UDP पैकेट और DNS की क्यूरी की लिमिटेशन है कि उस पैकेट में जो है उससे ज़्यादा डाटा नहीं डाला जा सकता। उसके बाद विंडोज़ 2008 R2 के अंदर, ये भी मैंने लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है कि IP वर्जन 6 की सपोर्ट दी गई है। तो IP वर्जन 6 को सपोर्ट करता है। अगर आपकी कोई डोमेन है जिसका नेम जो सा है वो IP वर्जन 6 फॉर्मेट में है, से मैंने कहा 2001:98CA:92AE, तो ये जो सा है IPv6 इसको DNS सर्वर जो सा इसको रिजॉल्व कर लेगा। और इस DNS सर्वर की रेजोल्यूशन के अंदर एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इसके टाइप ऑफ रिकॉर्ड को जो सा है वो AA से शो कराते हैं। दैट्स इट। ठीक है, तो इसे आगे चलते हैं। एक कॉन्सेप्ट जो आया है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने क्यों डाला है मैं कुछ नहीं कह सकता। इसका द पीयर नेम रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। पीयर नेम रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्या कि कोई हियरार्किकल नेमिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा, ठीक है। रेफरल सिस्टम होगा, द परफॉर्म लुकअप्स, ठीक है, कि अगर मेरे पास एक कंप्यूटर A है और एक कंप्यूटर B है और एक कंप्यूटर C है, ठीक है, और हर कंप्यूटर के पास ना एक जो सा है वो PNRP जो नंबर होगा, पीयर नेम रेजोल्यूशन नंबर होगा, वो PNRP ID जो सा है ना, PNRP ID जो सा है वो 256 बिट्स की होती है, ठीक है, हर कंप्यूटर के पास होगी। से मैंने कहा ये XYZ ID है, से XYZ इज इक्वल टू 400, इसकी है 450, इसकी है 500, और एक कोई DPC है उसकी ID है 510। अब अगर एक कंप्यूटर ने जाना है D के पास, तो वो अपने बजाय इसके कि DNS सर्वर के पास जाए, वो अपने नेबर से पूछेगा कि क्या तुम्हें D का पता है। वो कहेगा हाँ मैं देखता हूँ, उसे अपनी कैश में या अपनी इन्फॉर्मेशन जिस तरह वो सिस्टम काम करता है नहीं मिलेगा, तो वो कहेगा नहीं भी मुझे नहीं पता। फिर वो B से रिक्वेस्ट करेगा, B कहेगा हाँ मैं D को जानता हूँ। सो इस सॉर्ट ऑफ अ सोशल नेटवर्किंग के भाई क्या आप मुझे फेसबुक पे जानते हैं, नहीं जानते, अच्छा ठीक है मैं किसी और की प्रोफाइल के जरिए चला जाता हूँ, ठीक है। एनीवे, तो ये जो PNRP सिस्टम है वो रेफरल सिस्टम पे बेस करता है, हियरार्किकल सिस्टम पे नहीं करता, उसको नेमिंग स्ट्रक्चर नहीं है, कोई सर्वर मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, मगर इट इज़ ऑन इट्स वे। अभी ये फाइनलाइज नहीं हुआ सिस्टम, यानी बहुत सारी जगह पे नहीं आया, और ये IPv6 के साथ कंपेटिबल है, या IPv4 के साथ आप यूज़ नहीं कर सकते। डिस्ट्रीब्यूटेड नेमिंग सिस्टम है दैट डजंट रिलाई ऑन द सेंट्रलाइज सर्वर टू लोकेट द ऑब्जेक्ट, कि भाई किसी एक स्पेसिफिक DNS सर्वर के पास नहीं जाना, आपने अपने नेबर्स के पास जाना है। अब इसमें जब आप ये बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें फॉल्ट टॉलरेंस की बात आ जाती है। फॉल्ट टॉलरेंस क्या कि अगर आपने कहा कि दुनिया के अंदर आपने जी या अपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में 3 DNS सर्वर लगाए हुए हैं, ठीक है, बजाय इसके कि आपकी 5000 सिस्टम्स की डोमेन है, तो अगर 5000 में से 4999 PC डाउन हो तो आप PNRP यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप DNS बेस्ड सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं, अगर आपके 3 सर्वर डाउन हो गए तो आप DNS को यूज़ नहीं कर सकते। तो कौन सा मोर ज़्यादा फॉल्ट टॉलरेंट है? डेफिनेटली ये। आप में से जो लोग ये कह रहे हैं तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। एनीवे, तो आपने अभी इसकी पावर नहीं देखी, हम देखेंगे, मेरे ख्याल में 10-15 सालों में आ जाएगा, ठीक है। रियल टाइम अपडेट है। रियल टाइम अपडेट क्या कि DNS की तरह वो कैश टाइम टू लिव के टाइमर्स नहीं लगे होते। अगर B को D का पता है तो ठीक है, अगर D ने अपना नेम चेंज कर लिया या अपनी लोकेशन चेंज कर दी या अपना IP एड्रेस चेंज कर लिया, तो वो B को जो सा है या C को अपडेट हो जाएगा, और अपडेट होगा तो वो रियल टाइम अपडेट होगा, वो कैशिंग इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब इसमें एक बात का मसला लग रहा है। क्या मसला लग रहा है? कि मसला ये लग रहा है कि मेरे पास अगर ये पूरे का पूरा सिस्टम है, लेट मी जस्ट क्लियर इट अप। अगर मेरे पास ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, और अगर मैं कहता हूँ, और मैंने कहा जी ये जो बंदा है ना B वाला, ये डॉजी बंदा है, ठीक है, डॉजी से मुराद ये सॉर्ट ऑफ हैकर है, और मेरा A जो सा है वो B को रिक्वेस्ट करता है कि भैया आपको D का पता है। B ने ना एक कोई 2 नंबर मशीन रखी हुई है, ठीक है, उसके ऊपर जो से एक्सप्लॉइट्स चल रहे हैं, ठीक है, एक्सप्लॉइट्स और वॉर्म्स चल रहे हैं। ये वाला वॉर्म उठा के यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है, मेलवेयर्स चल रहे हैं, ठीक है, तो तमाम चीज़ें ये यहाँ पे चल रही हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि जब मेरा A कंप्यूटर B को कहता है कि भैया मैंने जो सा है वो आपको D का पता है, वो कहता है हाँ हाँ मुझे D का पता है और D का एड्रेस ये है, हालांकि D यहाँ पे पड़ा हुआ है, वो मुझे एक गलत एड्रेस भेज देता है। और जब मैं इसको D समझ के इसके साथ कम्युनिकेशन शुरू कर देता हूँ,
इट्स अ बिग सिक्योरिटी कंसर्न। इस चीज़ की स्पूफिंग को, यानी ये स्पूफ हुआ ना, उसने उस मेलिशियस इन्फॉर्मेशन को ऐड कर दिया, इसको रिजॉल्व किया है उन्होंने डिजिटल सिग्नेचर्स के साथ, या डिजिटल सर्टिफिकेट आप कह लो, डिजिटल सिग्नेचर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, कि ऑथोराइज कंप्यूटर्स ही आपको वो इन्फॉर्मेशन दे, अनऑथोराइज कंप्यूटर ना दें इन्फॉर्मेशन। से फॉर एग्जांपल मैंने कहा वो तमाम कंप्यूटर जो मेरी डोमेन का पार्ट है सिर्फ वो मुझे वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, उसके अलावा कोई कंप्यूटर मुझे इन्फॉर्मेशन ना दे, ठीक है। अब कोई किसी कंप्यूटर का डोमेन का पार्ट बनना इज़ नॉट एन ईजी जॉब until unless एडमिनिस्ट्रेटर अलाउ इट, ठीक है। तो इस तरह इस चीज़ को उन्होंने सिक्योर कर लिया, क्योंकि जब मैं ये आर्टिकल पढ़ रहा था तो मेरी नज़र से यही गुजरा, मैंने कहा यार ये हाउ इट कैन बी सिक्योर। तो वो माइक्रोसॉफ्ट ने उस चीज़ को अपनी बुक में इतनी तरह नहीं दिखाया हुआ, फिर मुझे RFC पढ़नी पड़ी, और RFC के अंदर ये बड़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आई वुड सजेस्ट अगर आप में से कोई RFC इसकी पढ़ना चाहता है तो इसको आप सिर्फ गूगल कर दें RFC PNRP, और PNRP की आपको RFC मिल जाएगी। इसकी कोई लैब नहीं है आप लोगों को कराएगी। DNS servers on the domain controller is called integrated with the Active Directory। अगर आपने Active Directory services जो dcpromo.exe से इंस्टॉल करते हैं is called integrated directory services, ठीक है। उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है डायनेमिक DNS का। डायनेमिक DNS क्या होता है कि अगर आपके नेटवर्क के अंदर किसी पीसी का IP एड्रेस या कोई चेंजेस हुई है तो अब वो आप अपने DNS सर्वर को बताते हो, DNS सर्वर उसको अपने पास अपडेट कर लेता है। से फॉर एग्जांपल कि मेरे पास ये यहाँ पर एक पीसी था, ठीक है, और वो पीसी जो सा है वो सही मैंने कहा कि एक फाइनेंस डिपार्टमेंट के बिल्डिंग में था। वो पीसी अब मैंने मूव कर दिया क्योंकि मेरी प्रमोशन हो गई और मैं एग्जेक्टिव टीम में चला गया। तो जब मैं यहाँ आया तो मेरा IP एड्रेस चेंज हो गया। अगर मैंने DDNS कन्फिगर किया होगा, डायनेमिक DNS, तो वो मेरे DNS सर्वर को खुद जाके अपडेट कर देगा कि भैया मेरे कंप्यूटर का नाम है UITA123 और अब मेरा नाम जो सा है वो UITA123 ही है, मगर मेरा IP एड्रेस अब 1.1.1.1 हो गया। सो इट इज़ कॉल्ड डायनेमिक DNS। जब आप DNS सर्वर कन्फिगर कर रहे होते हो तो उसके अंदर ऑप्शन आप करते हो कन्फिगर के डायनेमिक DNS इस तरह अपडेट हो जाता है। कुछ सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस कहती हैं यार ऐसे नहीं करना चाहिए, इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिसेस और बैड प्रैक्टिसेस। वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट वन एट द मोमेंट। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ है इज कॉल्ड अ रीड राइट DNS सर्वर और रीड ओनली DNS सर्वर। हमने इसके बारे में भी बड़ी डिटेल से बात की थी जब हमने जोन्स की बात की थी। जोन्स हमने कहा था एक डेटाबेसिस है या एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है अबाउट ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द डोमेन, कि भाई तमाम डोमेन्स के अंदर जितने ऑब्जेक्ट्स हैं, से मैंने कहा ये मेरा डोमेन कंट्रोलर है और डोमेन कंट्रोलर के अंदर जितने तमाम इसके अंदर DNS सर्वर चल रहा है और इस DNS सर्वर के अंदर वो तमाम ऑब्जेक्ट्स हैं जो मेरी एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है। ये मेरा प्राइमरी DNS सर्वर है और इसके अंदर प्राइमरी जोन है। प्राइमरी जोन क्या कि ये जो डेटाबेस की फाइल है इस प्राइमरी, अगर कोई चीज़ अपडेट होती है या माइनस होती है तो वो मैं इसके अंदर इंसर्ट या डिलीट कर सकता हूँ। अब एक और टाइप का DNS सर्वर था जब हमने रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर पढ़ा था, ठीक है। रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर के हमने अंदर पढ़ा था कि हम इस DNS सर्वर के अंदर एडिशन या डिलीशन नहीं कर सकते। इसको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी उसको अपने प्राइमरी सर्वर से मिलेगी, यानी गॉड फादर या माई बाप से मिलेगी, ठीक है। और इसका मकसद क्या है कि रीड ओनली DNS सर्वर का या रीड एंड राइट DNS सर्वर का। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो सी हैं इसको डिफरेंट वेज में कन्फिगर करती हैं, मगर एक चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है, वो ये कि अगर मेरे पास ये फायरवॉल लगी हुई है, ठीक है, और इस फायरवॉल की ये वाली साइड जो सी है ये मेरा इनसाइड नेटवर्क है, ठीक है, एवरीथिंग हैप्पी डांसिंग, ठीक है, सिक्योर नेटवर्क है, ठीक है, सिक्योर। और इस फायरवॉल से बाहर जो सा है ये बैड नेटवर्क है, ठीक है, एंग्री वर्ल्ड, ठीक है, यानी ये आईनेट है, इंटरनेट है। इंटरनेट में अगर मैंने अपना DNS सर्वर रखना है तो मैं उसको रीड ओनली रैकेट के साथ रखूँगा। उसकी वजह ये है कि अगर कोई आता है और कहता है कि भाई मैंने UITA123.urduit academy.com पे जाना है तो वो इसके पास क्वेश्चन करेगा और वो बताएगा अच्छा इधर जाना है तो तुम इस जगह पे चले जाओ फायरवॉल के पास, और फायरवॉल उसको खैर अंदर ले जाएगी, ठीक है। तो यानी ये मेरा DNS सर्वर होगा जो रिजॉल्व करके देगा मेरे इनसाइड के एड्रेसेस। वो डिपेंड करता है मैंने उनको यहाँ पे नेट किया होगा या नहीं, वो अभी आपके समझने का टॉपिक नहीं है। हमने नेट को डिस्कस किया हुआ है CCNA के अंदर। मेरे ख्याल में हम लोग इस नेट के टॉपिक को नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पढ़ेंगे, विंडोज़ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पढ़ेंगे, जो अगला हमारा एग्जाम का पेपर होगा, ठीक है। तो यानी हम DNS सर्वर के ये प्राइमरी और रीड ओनली होने का कॉन्सेप्ट समझ आया है कि प्राइमरी DNS सर्वर एक ऐसा DNS सर्वर होता है जिस पे जोन की रीड राइट कॉपी पड़ी होती है, और रीड ओनली DNS सर्वर एक ऐसा DNS सर्वर होता है जिसमें सिर्फ रीड ओनली कॉपी पड़ी होती है, और इसकी हमने लैब की हुई है।
DNS सर्वर इज अपडेटेड ऑटोमेटिकली थ्रू एन ऑथोराइज्ड क्लाइंट, इट इज कॉल्ड अ डायनेमिक DNS सर्वर, कि भाई उसको सिर्फ ऑथोराइज्ड क्लाइंट ही अपडेट कर सकते हैं। डेफिनेटली जिस तरह मैंने बताया कि मेरा पीसी एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा, ये एग्जाम क्वेश्चन है, एग्जाम क्वेश्चन, कि मेरे पास एक सर्वर है, मैं किस फीचर को इनेबल करूँ कि मेरे जो क्लाइंट है वो फ्रिक्वेंटली मूव होते रहते हैं, उनके IP एड्रेसेस चेंज होते रहते हैं और वो ऑथोराइज्ड क्लाइंट है। मैं चाहता हूँ कि मेरा DNS सर्वर खुद ब खुद अपडेट हो जाए, बजाय इसके कि मेरे एडमिनिस्ट्रेटर को ये काम करना पड़े। आगे चलते हैं, फॉरवर्डर वर्सेस रूट हिंट। फॉरवर्डर और रूट हिंट में क्या फ़र्क होता है? मैंने कहा भैया ये मेरा एक DNS सर्वर है, ठीक है, बल्कि इसको पिछली स्लाइड में जाके पढ़ते हैं। फॉरवर्डर और रूट हिंट, ये मैंने कहा जी ये मेरा इंटरनल DNS सर्वर है और मेरे जितने क्लाइंट्स हैं वो सारे के सारे क्यूरी करते हैं इस ही DNS सर्वर को। से मैंने कहा ये मेरी लैन लगी हुई यहाँ पे और इसमें जितने भी 5000, 6000, 10,000, 20,000 क्लाइंट हैं वो सारे के सारे जो से इस DNS सर्वर को क्यूरी करते हैं। अगर किसी ने मेल डॉट एग्जेक्टिव डॉट google.com पे जाना है ना, तो उन्होंने सबसे पहले इस DNS सर्वर के पास जाना है। इस DNS सर्वर ने देखना है कि भाई ये तो मेरी डोमेन नहीं है, क्या मेरी कैश्ड एंट्री के अंदर ये इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है? तो वो अपनी जो लोकल डेटाबेस है उसमें भी देखेगा, अपनी कैश्ड एंट्री के अंदर भी देखेगा, उसे नहीं मिलेगी। उसके बाद वो क्या करेगा? उसके बाद वो अपने ISP का जो DNS सर्वर होगा उसके पास भेज देगा, ठीक है, अपने ISP के DNS सर्वर के पास, और उसका ISP का DNS सर्वर फिर दुनिया के जो बाकी सर्वर्स हैं उनके पास भेजेगा। दैट डिपेंड्स, ठीक है, वो भी इसी तरह का काम करेगा। अगर मैंने उसको अपने DNS सर्वर को कहा कि भैया आपने अपनी जितनी रिक्वेस्ट हैं जो आपके पास आती हैं आपने इस DNS सर्वर के पास भेजनी जो आपका ISP का DNS सर्वर है। से मैंने कहा isp1dns.com, ठीक है, isp2.dns.com। ज़ाहिर है मुझे इधर रेजिलियंस चाहिए या फॉल्ट टॉलरेंस चाहिए, तो मैंने अपने DNS सर्वर के अंदर 2 फॉरवर्डर DNS सर्वर्स के एड्रेसेस डाले होंगे। दैट इज़ कॉल्ड फॉरवर्डर, फॉरवर्डर DER होता है, DER होता है। फॉरवर्डर DNS सर्वर के एड्रेसेस डाले होंगे, दैट इज़ कॉल्ड फॉरवर्डर DNS, ठीक है, कि मैंने DNS सर्वर कोई नेम नहीं रिजॉल्व करा सकता तो उसने किसके पास जाके रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है, जो एजेंट्स का सिस्टम होता है। एक कॉन्सेप्ट होता है इस कॉल्ड रूट हिंट सर्वर, कि मैंने कहा अगर वो अपने फॉरवर्डर सर्वर के पास जाता है और वो रिजॉल्व नहीं करवा सकता तो तुम ऐसा करो कि वो जो दुनिया के 13 रूट हिंट सर्वर्स हैं उनके पास चले जाओ। तो वो उन रूट हिंट सर्वर्स के पास चला जाता है और वो रूट हिंट सर्वर आपके रिजॉल्व करवाते हैं ये चीज़ें, ठीक है। सो दिस इज अ कंपैरिजन बिटवीन दैट। फॉरवर्डर ये होता है कि जो आप चाहते हो आप आपका ISP रिजॉल्व कराए। रूट हिंट क्या होता है? जो दुनिया में वो जो 13 रूट हिंट सर्वर्स हैं जो डॉट डोमेन के हैं, डॉट डोमेन के जो सर्वर्स हैं उनके, कि जब भी आप अगर google.com लिखते हो तो आपका एक्चुअली ब्राउज़र उसके आगे एक डॉट लगा देता है और वो डॉट एक्चुअली आपका रूट हिंट सर्वर होता है। अगर मैंने अब एक सिचुएशन आ गई, ठीक है, कि फॉरवर्डर, मेरे DNS सर्वर ने फॉरवर्डर को एक रिक्वेस्ट भेजी और फॉरवर्डर जो सर्वर था वो बहुत बिजी था, ठीक है, ये मेरा ISP का जो फॉरवर्डर सर्वर था इसके पास भेजी और वो अभी बिजी था। उसके ऊपर से मैंने कहा डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक हुआ था, डॉस अटैक। अभी तो खैर DDoS के ज़माने आ गए हैं और बल्कि DDoS के अंदर भी बहुत सारे पैरामीटर्स आ गए हैं। आई एम नॉट श्योर आप लोगों ने, अगर एक वेबसाइट इज़ कॉल्ड अ ब्राइट टॉक, ब्राइट टॉक, ठीक है, TALK, इसके ऊपर जाकर रजिस्टर कर लें। इसके ऊपर बहुत सारे वेबिनार, सेमिनार और इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो इसमें एक रिसेंट आया हुआ है कि डॉस अटैक्स टाइप की क्या चीज़ें होती हैं, तो उसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है। इट्स अ कॉर्पोरेट लेवल सॉल्यूशंस। एनीवे, तो फॉरवर्डर ने रिस्पॉन्स नहीं किया और DNS सर्वर जो है आप वो इंटरनेट DNS सर्वर से सर्च करने के लिए चला गया, यानी रूट हिंट सर्वर्स के पास चला गया। उसने कहा भाई तू गंदा है, तू बहुत देर से रिस्पॉन्स करता है, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ आंसर सॉल्व करने चला गया, रिजॉल्व करने चला गया, ठीक है। अब इस सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि दैट कैन बी पोटेंशियली अ डेंजरस थिंग। ये चीज़ डेंजरस हो सकती है कि इंटरनेट सर्वर पे डिपेंडिंग आपके सर्वर की सिक्योरिटी और इंटरनेट जो ISP के थ्रू है कि भाई वो किसी ने आपका, से फॉर एग्जांपल आपका ISP कंप्रोमाइज़ था और आपके DNS सर्वर को पता था कि दुनिया का जो पहला रूट हिंट सर्वर है उसका IP एड्रेस है 1.1.1.9 और उसने कहा मैंने 1.1.9 पे जाना है और आपका जो सा है, आपका नेटवर्क जो सा है कहीं गलत जगह पर राउट हुआ था और वो आपको किसी डॉजी DNS सर्वर के पास ले गया जो कि रियल DNS सर्वर नहीं था और उसने आपको रिजॉल्व करके दे दिया जी ये जो google.com की वेबसाइट है ये पड़ी हुई है
मैं मोशन में बता रहा था 9.1.1.1, तो एक्चुअली डीएनएस की गूगल की वेबसाइट वहाँ नहीं पड़ी, वो आपको कंप्रोमाइज वेबसाइट पे ले गया और आपके लिए एक प्रॉब्लम बन गया। ठीक है, जिस जो कि मैंने पॉइंट नंबर 4 में बताया हुआ है, मे एंड अप कनेक्टिंग टू द कंप्यूटर दैट इज मास्क गार्डिंग एज अ डीएनएस सर्वर, कि आपको किसी ऐसे डीएनएस सर्वर के पास कनेक्ट कर दे जो कि रूट हिंट सर्वर ना हो, मगर आपको ऐसे शो करा रहा हो कि जिस तरह रूट हिंट सर्वर है। तो आपने अपने सर्वर को बताना है, आपने अपने इस सर्वर डीएनएस सर्वर को बताना है कि भैया अगर आपको आपका फॉरवर्डर सर्वर टाइम आउट हो जाए तो वो अटेम्प्ट ना करे ये वाली कि इंटरनेट के रूट हिंट सर्वर को खुद ढूंढने चला जाए। लाइक अगर पापा आपको चॉकलेट ना लेने दें तो आपने ऐसा नहीं करना अंकल से चॉकलेट ले लेनी है, क्योंकि कोई भी आपका अंकल बन जाएगा और वो आपको उठा के ले जाएगा। ठीक है, तो इसको इस अपने डीएनएस सर्वर को इस लेवल पे सिक्योर करने के लिए डू नॉट यूज अ रिकर्जन चेक बॉक्स ऑप्शन होता है। ठीक है, उसको सिलेक्ट कर दें। ठीक है, तो वो रिकर्जन नहीं करेगा। रिकर्जन का मतलब है कि इंटरनेट पे जाके नहीं ढूंढेगा, जो आपने फॉरवर्डर्स में सर्वर दिए सिर्फ उन्हीं को ढूंढेगा। और इस टर्मिनोलॉजी को, इस प्रोसेस को माइक्रोसॉफ्ट कहती है स्लेव सर्वर। ठीक है, कि भाई आपने जो सा है यूजिंग अ स्लेव सर्वर टू प्रोटेक्ट द इंटरनेट सर्वर, ये इंटरनेट सर्वर, कि आपने अपने लोकल डीएनएस सर्वर को स्लेव बना देना। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कॉल्स इट अ स्लेव सर्वर। ठीक है, अगर आप कभी सिक्योरिटी की रिकमेंडेशन गाइडलाइंस देखें कि हाउ टू सिक्योर अ सर्वर, हाउ टू सिक्योर अ डीएनएस सर्वर, तो उसमें एक स्लेव सर्वर की टर्म नजर आएगी आपको। बहुत सारी जिस तरह के इंटरनेट पे डिफेंस सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के जो से भी स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स पड़े होते हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ यही होती है कि अपने डीएनएस सर्वर को सिक्योर करें। स्प्लिट ब्रेन सिंड्रोम, आप लोगों ने बहुत सारों ने इस कॉन्सेप्ट को नहीं सुना होगा। ये बार बंदा बंदा ये सोचता है पता नहीं मेडिकल साइंस की कोई टर्म है। एनीवे है ये मेडिकल साइंस की भी, मेरे ख्याल में स्प्लिट पर्सनैलिटी टाइप की कोई चीज़ है। मगर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुश्किल है समझना, मगर आई वुड ट्राई टू वैल्यूएट समराइज इट। ठीक है, हुआ ये कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ। ठीक है, और मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना इंटरनेट पे भी बहुत सारा काम हो रहा है और इन साइड पे भी। तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया, एक तरीका तो ये है कि मैंने कहा कि मेरी इनसाइड की जो डोमेन है, जो मेरी ये प्रोटेक्टेड डोमेन है, ठीक है, जिसको एक्चुअली मुझे ग्रीन कलर में शो कराना चाहिए। ठीक है, ये जो मेरी प्रोटेक्टेड डोमेन है दैट इज़ कॉल्ड urduitacademy.com। अगर कोई मेरे डीएनएस सर्वर के पास इंटरनली जाए और उसे कहे भैया मैंने urduitacademy.com UITA123.urduitacademy.com पे जाना है, तो वो अपने डीएनएस सर्वर के पास जाएगा और डीएनएस सर्वर को पता होगा वो सारे के सारे इधर 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 ही पड़े। ठीक है, अब जब मैंने कुछ चीज़ें बाहर के वर्ल्ड के लिए urduitacademy.com ही वेबसाइट पे रखी हुई हैं, तो वो अगर बाहर से क्यूरी होंगी, अगर कोई बाहर से कहे कि मैंने UITA123.urduitacademy.com पे जाना है, UITA123 Urdu IT Academy, तो जब वो बाहर से इंटरनेट से कोई बंदा अगर ये रिक्वेस्ट करता है, उसूलन मुझे ये रेड पेन में करनी चाहिए थी, कोई रिक्वेस्ट करता है, तो ये बाहर का इंटरनेट सर्वर जो सा है डीएनएस सर्वर उसको रिजॉल्व करेगा, फायरवॉल पे भेजेगा। फायरवॉल जब उसे अंदर भेजेगी तो दो डीएनएस सर्वर्स दो सिमिलर डोमेन नेम्स को कंट्रोल कर रहे हैं। तो उसके अंदर क्या होगा कि आपकी फायरवॉल, अगर आपकी आइडेंटिटी अवेयर फायरवॉल है सो कॉल्ड, ठीक है, तो वो गेटिंग कंफ्यूज हो जाएगी कि भाई urduitacademy.com जो सा है वो तो अंदर वाली साइड पे पड़ा हुआ है और अंदर से रिक्वेस्ट आनी चाहिए, ये बाहर का डीएनएस सर्वर क्या रिक्वेस्ट भेज रहा है, ऑथोराइज्ड रिक्वेस्ट भेज रहा है। या इसको आप इस तरह कर लो कि लेट मी जस्ट थिंक आउट। मेरे पास एक वेबसाइट है दैट इज़ कॉल्ड urduitacademy.com। ठीक है, जो मैंने इंटरनल यूज़र्स के लिए रखी हुई है। ठीक है, दैट इज़ सिटिंग ऑन माई पूल दैट इज़ कॉल्ड 2.1.1.1। ठीक है, ये इंटरनल यूज़र्स के लिए है। और एक जो पोर्टल वेबसाइट है वो मैंने आउटसाइड यूज़र्स के लिए रखी हुई है, वो कहलाती है एक्सटर्नल, उसका भी सेम नेम है और उसका आईपी एड्रेस है 212.1.1.1। ठीक है, अब मेरा एक यूज़र है, वो ऑफिस के अंदर बैठ के इस वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करता है। जब वो ऑफिस के डीएनएस सर्वर के पास जाता है तो उसका डीएनएस सर्वर उसे इस वेबसाइट पे चला भेज देता है। जब वो ऑफिस से उठ के नेट कैफ़े में या कैफ़े में जाता है और जब वो उस वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करता है तो वो इस वेबसाइट पे चला जाता है। ठीक है, वो खोलता वही वेबसाइट है मगर वो जाता दूसरी वेबसाइट के ऊपर है। उसकी वजह क्या है कि आपने दोनों इनसाइड द नेटवर्क और आउटसाइड द नेटवर्क टू डिफरेंट
नेटवर्क्स के ऊपर सिमिलर डोमेन नेम्स यूज़ किए हुए हैं। ठीक हो गया, जिसकी वजह से आपका जो नेटवर्क है वो स्प्लिट ब्रेन सिंड्रोम का शिकार हो जाता है कि आपके नेटवर्क को यही नहीं पता चलता डोमेन नेम देख के कि ये मेरा इंटरनल नेटवर्क है या एक्सटर्नल नेटवर्क है। दैट्स द बेस्ट वे। ओके, नाउ आई कैन एक्सप्लेन कि urduitacademy.com देख के आप बता सकते हो, अगर मैं आपको एक डोमेन नेम दे दूं कि abcxyz सर्वर वन से मैं एग्जांपल सर्वर वन डॉट उर्दू आई टी अकेडमी डॉट कॉम, देख के आप बता सकते हो ये आपका इनसाइड नेटवर्क है या आउटसाइड नेटवर्क है? नेवर, यू कैन नॉट नेवर टेल इट। ठीक है, यू कैन नॉट एवर टेल इट। ठीक है, उसकी वजह यह है कि आपने इनसाइड आउटसाइड दोनों डिफरेंट डोमेन रखे हुए। इस काम को रिजॉल्व कराने के लिए, ठीक है, क्या करना पड़ता है, मैनुअल इंटरफेरेंस करनी पड़ती है आपको नेटवर्क के अंदर कि आपको डीएनएस सर्वर में बताना पड़ेगा, अच्छा अगर मैं सर्वर वन कह रहा हूँ तो अंदर कर दो, अगर मैं सर्वर वन नहीं लगाया हुआ, सिर्फ सर्वर उर्दू आई टी अकेडमी लगाया हुआ, तो बाहर का नेटवर्क है। बहरहाल आपके अपने डीएनएस सर्वर के अंदर बहुत सारी चेंजेस करनी पड़ेंगी। पॉसिबिलिटी है कि आपको अपनी फायरवॉल पे भी करनी पड़ेगा, अगर आपकी फायरवॉल आइडेंटिटी अवेयर फायरवॉल्स हैं। आइडेंटिटी अवेयर्स क्या कि वो आईपी एड्रेसेस पे काम नहीं करती, वो डोमेन नेम्स पे काम कर रही होती है। ठीक हो गया, तो इस चीज़ इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए आपके पास कोई मैनुअल इंटरवेंशन है। माइक्रोसॉफ्ट क्या रिकमेंड करती है कि कभी ऐसा नहीं करना। आई हैवंट कम अक्रॉस कंपनीज के भाई जो ऐसा करती हो, मगर अगर हमें ऐसा करना पड़ जाए, इस चीज़ से बचने का क्या सोल्यूशन है कि जब हमने उर्दू आई टी अकेडमी डॉट कॉम बाई की है तो हमें कितनी तकलीफ होती है कि जब हम उर्दू आई टी अकेडमी के साथ उर्दू आई टी अकेडमी डॉट नेट बाय कर लें तो हम इसकी जगह NET लगा देंगे। जब हमने नेट लगा दिया तो क्या हमें एडवांटेज होगा कि अगर हमारे पास अब कोई रिक्वेस्ट आती है इस डीएनएस सर्वर के पास या इस डीएनएस सर्वर के पास या इस फायरवॉल के पास, और रिक्वेस्ट आती है UITA3379 डॉट उर्दू ITACADEMY अकेडमी डॉट नेट, तो आपके सिस्टम को फ़ौरन पता चल जाता है ये आउटसाइड डीएनएस सर्वर रिजॉल्व करेगा या आउटसाइड द नेटवर्क है, और अगर .com लगा हुआ है तो इनसाइड द नेटवर्क। तो इसी दैट इज़ कॉल्ड होल डोमेन, दैट इज़ कॉल्ड होल डोमेन, कि आपका एक डीएनएस सर्वर पूरी की पूरी डोमेन को कंट्रोल कर रहा है, एक डीएनएस सर्वर पूरी की पूरी डोमेन को। अगर आपने डीएनएस सर्वर को स्प्लिट कर दिया कि भाई अच्छा .com, अगर मैं .com का हूँ इन लोगों के लिए तो इनको बाहर भेज दो, इन के लिए कहूँ तो अंदर के हैं, तो वो आपकी फायरवॉल के लिए, आपके पूरे सिस्टम के लिए, आपके नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम दैट इज कॉल्ड स्प्लिट ब्रेन सिंड्रोम। ठीक है, इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि ऐसी प्रैक्टिस ना की जाए। ठीक है, इन शॉर्ट इस सारी बात को समराइज़ करूँ क्योंकि मुझे इसको समझाने में थोड़ी मुश्किल पेश आ रही है कि अगर आप विद इन द कंपनी और आउटसाइड द कंपनी जो सर्वर्स पड़े हुए हैं उन दोनों के लिए एक ही डोमेन नेम यूज़ कर रहे हैं, तो दैट विल क्रिएट अ स्प्लिट ब्रेन सिंड्रोम कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड का नेटवर्क कौन सा है और इनसाइड का नेटवर्क कौन सा आपको नहीं पता। ठीक है, तो आपको फिर मैनुअली उसे सेग्रीगेट करना पड़ेगा, 10 12 15 सर्वर्स रखने पड़ेंगे। ओके, और TCP IP address and port on the firewalls, आपको Active Directory directories are based on the DNS and a fully qualified domain name, same name space होगा, तो split brain syndrome होगा और manual interference required होगी, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। इसकी एक एग्जांपल क्या कि अगर मैं अपने अभी सर्वर के अंदर लॉगिन हूँ और उस सर्वर को कहूँ कि भैया मुझे जौन सा है उर्दू ITacademy.com की वेबसाइट दिखाओ, वैसे ही जहन में आ गया अभी ख्याल, आई होप ये इट विल वर्क एज द वे आई वांट, कि अगर मैं अभी सर्वर को जाके कहूँ कि भाई मुझे उर्दू ITacademy.com खोल के दिखाओ, तो ये क्या करेगा? ये अब इनसाइड का सर्वर है और इनसाइड पे जो डोमेन यूज़ हो रही है वो उर्दू ITacademy.com की है। ये देखें ये क्या कर रहा है, उर्दू ITacademy.com खोल रहा है मगर वो IIS सर्वर के पास जा रहा है क्योंकि ये इंटरनल डोमेन है। ठीक है, हालांकि मैंने ऑर्गेनाइजेशन से बाहर भी एक उर्दू ITacademy.com ले रखी हुई है। अगर मैं आपको, मैंने ये टेस्ट नहीं किया, अगर मैं google.com पे जाऊँ और गूगल को कहूँ, गूगल खुल रही है, ठीक है, गूगल को कहूँ भैया मुझे उर्दू IT Academy पे लेके जाओ,
ठीक है। तो वो बताता है उर्दू IT अकेडमी जो सी है एक वेबसाइट है, जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो वो मुझे वापस अंदर वाली वेबसाइट पे ले जाता है। नहीं भैया, मैंने बाहर वाली वेबसाइट पे जाना है, यू कैन नॉट गो। ठीक है, अंटिल अल्लाह साहब DNS के अंदर कुछ ट्वीकिंग करें कि जब भी उर्दू IT academy.com पे जाना है तो ये बाहर का पब्लिक IP एड्रेस रिजॉल्व करे, अंदर का IP एड्रेस रिजॉल्व ना करे। तो अगर मेरी कंपनी के अंदर कोई वेब डेवलपर बैठा हुआ है और उसने उस वेबसाइट पे कुछ काम करना है, तो मैं उसे कहूँगा नहीं भैया, हमारी कंपनी के अंदर से नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारे लिए एक सेपरेट DSL लगाता हूँ और उधर से तुम यूज़ किया करो। फिर वो उधर से यूज़ करके फिर उर्दू IT academy.com यहाँ पे खोलेगा। वेबसाइट ही ना बैठी हुई हो, शेम हो जाएगी। ये उर्दू IT अकेडमी की वेबसाइट पे जाए तो ये जी जनाब वेबसाइट खुल गई है आपकी। तो आप अब आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आगे चलते हैं। डोमेन नेम रेजोल्यूशन, DNS की रेजोल्यूशन कैसे होती है? हमें पता है कि एक प्राइमरी जोन होती है, एक सेकेंडरी जोन होती है और स्ट्रब जोन होती है, जिसमें दूसरी साइड के रैकेट्स पड़े हुए होते हैं, दूसरी डोमेन्स के रैकेट पड़े होते हैं। मैंने बड़ी अच्छी तरह डिटेल में उधर डिस्कस किया हुआ है। फिर उसके बाद एक जो फीचर जो नया आया है इस कॉल्ड अ ग्लोबल नेम जोन, GNZ, ग्लोबल नेम जोन, जिसने विंस को रिप्लेस कर दिया। विंस क्या था? विंस ये था कि आपने जो DNS से पहले माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का DNS टाइप का एक सोल्यूशन था विच इज़ कॉल्ड विंस, जो होस्ट नेम रिजॉल्व करवाता था, और उसके लिए होस्ट नेम 15 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 15 कैरेक्टर से ज़्यादा होस्ट नेम नहीं रिजॉल्व करवाता था। DNS ने कहा, अब माइक्रोसॉफ्ट ने वो DNS के अंदर जो विंस का सोल्यूशन निकाल के उन्होंने कहा GNZ ग्लोबल नेम जोन्स बना दो। ठीक है, अगर आपने कंप्यूटर के ऊपर ग्लोबल नेम जोन बनाना है तो GNZ की एक फॉरवर्ड लुकअप जोन बनाना पड़ेगा, FLZ। माइक्रोसॉफ्ट उसको बुक में FLZ लिखती है, मैं अवेयर नहीं था अनफॉर्चुनेटली इस टर्म से। तो FLZ जब भी माइक्रोसॉफ्ट की बुक में आया तो फॉरवर्ड लुकअप जोन, यानी जोन बनाना है और उसको नाम दे दें आप कुछ भी। ठीक है, और उस डोमेन को अब उसको इनेबल करने के लिए आपको रजिस्ट्री में एक छोटी सी चेंज करनी पड़ेगी, DNS CMD/config enable global name support और आगे 1। तो इससे आपका वो जो डोमेन नेम है वो ग्लोबल हो जाएगा, ग्लोबल नेम जोन इनेबल हो जाएगा, और उसके बाद आप अपने होस्ट नेम रिजॉल्व करवा सकेंगे, होस्ट नेम रिजॉल्व करवा सकेंगे। से आपने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो है सर्वर 1.urduitacademy.com जो सा है वो रिजॉल्व हो सर्वर 1 के तौर पे। ठीक है, दैट इज होस्ट नेम, दैट इज होस्ट नेम, और दिस इज DNS नेम। इसको रिजॉल्व करता है DNS, इसको रिजॉल्व करता है विंस, या अब माइक्रोसॉफ्ट ने जो नई चीज़ लाया है इसका कॉल्ड GNZ फॉरवर्ड लुकअप जोन। यानी ये DNS का पार्ट होता है, यानी आपको सेपरेट सर्वर मेंटेन नहीं करना पड़ेगा लाइक विंस की तरह। आपको DNS का सर्वर के अंदर GNZ एनेबल्ड जोन बना सकते हो। इसकी मैं आपको क्विकली ये कमांड चला के दिखा दूंगा और क्या कर सकता हूँ मैं। उसके बाद विंडोज 2008 R2 जो से है 3-4 और फीचर्स लेकर आया है, GNZ इज वन ऑफ देम। DNSSEC इज अराउंड फॉर सम टाइम, इसका RFC 2535 है कि DNSSEC क्या करता है कि मैंने अगर कहा कि भैया मेरे ये जो DNS सर्वर साहब हैं ये आप मुझे नेम रिजॉल्व करके दे दें, और ये कहता है अच्छा ठीक है तुम्हें कौन सा नेम चाहिए, मुझे गूगल का नेम चाहिए, और वो जब मेरे पास वापस आता है, जब मेरे पास वो वापस आता है तो क्या पता कि DNS सर्वर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ हो, या इस DNS सर्वर एक्चुअली हैकर करता क्या है। बड़े इन्वायरमेंट की अगर मैं बात करूँ, ये मेरा DNS सर्वर है, ठीक है, या मेरा ये इंटरनेट का DNS सर्वर है, मैं अपने ISP या फायरवॉल वाला कॉन्सेप्ट भूल जाऊँ, ये मैं अपने घर में बैठा हूँ अपने लैपटॉप के ऊपर और उर्दू IT अकेडमी की वेबसाइट खोलने लगा हूँ, या कोई और वेबसाइट, मैं किसी और वेबसाइट के इस वजह से नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उससे कॉम्प्रोमाइज़ करना है। ठीक है, और ये मैं अपने ISP से इंटरनेट क्लाउड पे कनेक्टेड हूँ। अब हुआ क्या कि हैकर्स ने क्या किया, अब हैकर्स की कम्युनिटी क्या कर रही है, मैं इनको बनाता हूँ ब्लैक हैट हैकर्स। ठीक है, ये ब्लैक हैट हैकर्स ने क्या किया, इन्होंने ना इस सर्वर के ऊपर डॉस अटैक कर दिया। ठीक है, यानी ये सर्वर इतना बिजी हो गया कि ये मेरी क्यूरी को रिस्पॉन्स ही नहीं कर सकता, बल्कि DDoS अटैक कर दिया। बॉटनेट्स मिलते हैं दुनिया में, आप बॉटनेट्स हायर कर सकते हो कि जो फिश आउट करें अटैक्स। तो जो ये सर्वर बेचारा आप क्यूरीज कर करके ना उनको रिजॉल्व कर करके CPU यूटिलाइजेशन उसका 99% हुआ, उसका एडमिनिस्ट्रेटर पागल हुआ क्या करें। अब जब मेरी क्यूरी आती तो मेरी क्यूरी का जवाब नहीं आएगा,
जब मेरी क्यूरी का जवाब नहीं आएगा तो मैं इसने हैकर ने यहाँ पर एक डीएनएस सर्वर बिठाया होगा, वो कहेगा अच्छा मैं तुम्हारे रिजॉल्व करके देता हूँ, या फॉरवर्डेड लुकअप जो भी क्यूरी आपने की होगी तो वो आपको रिजॉल्व करके देगा कि भैया आपका जो गूगल या मैंने कहा urduitacademy.com पे जा रहे हो तो ये लो मेरी वेबसाइट और ये आपका उर्दू IT अकेडमी का सर्वर है, वो आपको इस सर्वर पे ले जाएगा। और ये जो सा है वो हैकर का कंप्रोमाइज्ड किस्म का सर्वर है, वो मुझे ढांचा नहीं बनाना आता, ये जी कंप्रोमाइज़ किस्म का सर्वर आपको इधर ले आएगा। आप जब वेबसाइट खोलोगे आपको बिल्कुल उसी तरह उर्दू IT अकेडमी की तरह वो सर्च का बार, यहाँ पे वो लोगो और यहाँ पे वो राइटिंग और ये सारा कुछ नज़र आएगा। आप कहोगे ठीक है, आप यहाँ पे जाके से मैंने कहा यहाँ पे कुछ चीज़ सेल हो रही थी, आपने यहाँ पे जाके कोई प्रोडक्ट बाय कर ली और कल को आप जो सा उर्दू IT अकेडमी वालों को गालियाँ देंगे जब आपका अकाउंट कंप्रोमाइज़ हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये तमाम चीज़ें कि मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मैंने इस DNS सर्वर से रिक्वेस्ट की थी, इस DNS सर्वर से रिक्वेस्ट की थी और रिप्लाई मुझे इसी के पास से आया बजाय इसके कि इस डॉजी सर्वर से आया। इस चीज़ को सिक्योर करता है DNSSEC, DNS सिक्योरिटी। वो क्या करता है, वो डिजिटल साइनिंग यूज़ करता है कि एवरी टाइम जब भी मैं अपने इस DNS सर्वर को रिक्वेस्ट करूँगा कुछ देने के लिए या कुछ पाने के लिए, नेम रेजोल्यूशन यानी रिकॉर्ड्स उसके रिजॉल्व करवाने के लिए, तो वो हर रिकॉर्ड के साथ मुझे एक सॉर्ट ऑफ की देगा, AEC1237654991EABC ब्ला ब्ला, ठीक है, ये सॉर्ट ऑफ की या सिग्नेचर होगा और उस सिग्नेचर को मैं वेरीफाई कर सकूंगा। उसको वेरीफाई कैसे कर सकूंगा, जब हम डिजिटल सर्टिफिकेट्स या डिजिटल सर्टिफिकेट सर्वर्स पढ़ेंगे तो फिर हम उसमें देखेंगे। ठीक है, जब हम अपने DNS सर्वर को DNSSEC एनेबल कर लेते हैं तो फिर हम डायनामिक DNS सर्विसेज नहीं रन कर सकते। ठीक है, क्योंकि उसमें फिर मैनुअल अपडेट्स करनी पड़ती हैं DNSSEC में, कि वो हर बंदा आके फिर उसे अपडेट नहीं कर सकता। उसके लिए फिर कुछ सोल्यूशंस हैं। एक चीज़ विंडोज़ 2008 R2 के अंदर ये आई कि DNSSEC आप कन्फिगर कर सकते हो, मगर इसके लिए आपको डिजिटल साइनिंग, डिजिटल सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी चीज़, इसकी लैब नहीं है आपके पास तो हम इसकी फर्दर डिटेल में नहीं जाएंगे, इसके बारे में छोटे छोटे पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं। DNS कैश लॉकिंग, कैशिंग क्या कि कैश पॉइजनिंग इज़ वन ऑफ द अटैक। कि मैंने कहा कि DNS सर्वर के पास अगर मैं आज कहता हूँ ये मेरा DNS सर्वर है और इस DNS सर्वर के पास एक कैश होती है कि मैंने इसे कहा कि भैया तू मेरे लिए गूगल रिजॉल्व करवा के लिया, वो गूगल रिजॉल्व करवा के लाता है और अपनी कैश में एंट्री डाल देता है और उसके साथ TTL लगा देता है 70 सेकेंड्स का, से फॉर एग्जांपल आवर्स में होते हैं मेरे ख्याल में, और वो मॉडिफाई भी हो जाते हैं। दोबारा उसको पास आप एक और वेबसाइट लेने के लिए गए, उसने उसके साथ भी 70 सेकेंड या 70 मिनट्स का टाइमर लगा दिया। अब ये आपके पास कैश में एंट्री पड़ी हुई है। कुछ टूल्स मिलते हैं इंटरनेट पे अवेलेबल भी हैं कि आप उस DNS सर्वर की ये जो कैश एंट्री है उसको पॉइजन कर दो। आप कहो भैया ये जो google.com है या ये जो भी चीज़ है इसका ये IP एड्रेस नहीं है, इसका IP एड्रेस चेंज कर दिया। अब IP एड्रेस चेंज हो गया, यूज़र आया उसके पास, उसने रिक्वेस्ट की और वो जौन सा है वो डॉजी वेबसाइट पर चला गया। वेबसाइट उसी तरह की लुक अलाइक थी, बिल्कुल एग्जैक्ट थी, या उसने कोई मेलवेयर पुश कर दिया, जो भी है। तो कैश पॉइजनिंग जो सी है आप उसको क्या कर सकते हो, लॉक कर सकते हो। ठीक है, वो रजिस्ट्री सेटिंग भी होती है और कमांड लाइन से भी कर सकते हैं। DNS CMD कॉन्फ़िग कैश लॉकिंग और परसेंटेज की वैल्यू के अंदर 100% कर दो कि जब तक वो उसका टाइमर जब अपनी कैशिंग एंट्री में पड़ी हुई है तो वो अपडेट उस वक्त तक ना हो जब तक उसका टाइमर फुली कंप्लीट ख़त्म ना हो जाए, ताकि फिर मैं दोबारा जाकर रिजॉल्व करवा के ना। सो DNS कैश लॉकिंग का ऑप्शन आता है। मुझे कंफर्म नहीं है मगर यूनिक्स के एनवायरनमेंट में ये पहले से अवेलेबल थी। उसके बाद आ जाता है DNS सॉकेट पूल। DNS सॉकेट पूल क्या होता है, उसके लिए आप ये DNS की कमांड्स यूज़ कर सकते हैं, DNS इन्फो सॉकेट पूल, ठीक है, एक्सक्लूड पोर्ट्स, कि भाई अगर आपका DNS सर्वर, ठीक है, बाहर जाके अपने फॉरवर्डर सर्वर से या अपने रूट हिंट सर्वर से कुछ क्यूरी करने लगा है तो अपनी जो सोर्स पोर्ट है वो रेंडमाइज कर दे। ठीक है, से मैंने कहा कि मेरा DNS सर्वर हर दफ़ा बाहर निकलने से पहले एक पोर्ट यूज़ करता है 59, ठीक है, एक्चुअली 53 DNS यूज़ करता है मगर वो डेस्टिनेशन पोर्ट होती है, 59 पोर्ट यूज़ करता है या 159 पोर्ट यूज़ करता है, तो हर दफ़ा वही यूज़ करता है। मैं चाहता हूँ मेरा DNS सर्वर हर दफ़ा वो पोर्ट साइज़ ना यूज़ करे बल्कि रेंडमाइज़ कर दे उस चीज़ को, ताकि हैकर को वर्कआउट करने के लिए कि हैकर जब भी वो क्यूरी देखे, पैकेट देखे जिसका सोर्स पोर्ट नंबर जो है वो 159 है, तो वो समझ जाए यार ये DNS की क्यूरी है, ये रिक्वेस्ट करने जा रहा है, और उसका रिप्लाई दे दे। ठीक है, जो उसका रिप्लाई पैकेट दे दे वो उस सर्वर से रिप्लाई आने से पहले ही रिप्लाई पैकेट दे दे। अब अगर मैं इस चीज़ को समझाने लगूँ तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, मगर आई एम वेरी टेम्प्टेड और मुझे पता है लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया।
यहाँ हैकर बैठा हुआ है और उसको पता है कि ये सर्वर जब भी डीएनएस की क्यूरी भेजने जाता है तो वो पोर्ट यूज़ करता है 1592। ठीक है, मैंने ये पैकेट पकड़ा और मैं हर दफ़ा जब भी 1592 सोर्स से पैकेट आता है तो मैं उसके रिप्लाई जब पैकेट जनरेट करता हूँ, क्योंकि हैकर जो से हैं वो पैकेट जनरेट करता है खुद ब खुद ही। इसने एक पैकेट सेंड किया कि इस डीएनएस सर्वर को, से फॉर एग्जांपल ये मैंने कहा ये मेरे आईएसपी का डीएनएस सर्वर था और मैंने एक पैकेट भेजा 1592 की सोर्स से और डेस्टिनेशन मुझे पता है कि डीएनएस की 53 डेस्टिनेशन है। तो ये पैकेट मैंने यहाँ से पकड़ा और मैंने इस पैकेट का रिस्पांस बनाया कि अच्छा आपने मेरे से अभी थोड़ी देर पहले भाई साहब रिक्वेस्ट की थी इस पोर्ट से, तो आपकी डेस्टिनेशन पोर्ट 1592 होगी और सोर्स पोर्ट डेफिनेटली 53 होगी या 52 जिस पे डीएनएस काम करता है। 52 पे काम करता है 53 पे, मैं कंफ्यूज क्यों हो रहा हूँ। एनीवे, तो वो पोर्ट यूज़ करके और वापस भेज देगा। तो जब हैक आप अपने सर्वर को रेंडमाइज करने की कोशिश करेंगे तो हैकर को वर्कआउट करना पड़ेगा कि कौन सी पोर्ट से रिक्वेस्ट की है। अगर वो पैकेट स्निफ करता है तो फिर भी उसे वर्कआउट करना पड़े, पैकेट खोल के जो भी करना पड़ेगा। एनीवे, तो ये डीएनएस सर्वर जो सा है वो सॉकेट पूल का इंट्रोडक्शन दिया कि रेंडमाइज कर देगा सोर्स पोर्ट के, जब भी डीएनएस क्यूरी करेगा तो उसकी सोर्स पोर्ट चेंज हो रही होगी हर दफ़ा। तो जब रेंडमाइज्ड हो जाएगी तो उसको वर्कआउट करना मुश्किल होगा। उसके बाद डीएनएस डेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है। डीएनएस डेवोल्यूशन क्या, अगर मैंने कहा फाइल सर्वर, ठीक है, मैंने कहा फाइल सर्वर 1, तो वो रिजॉल्व करेगा फाइल सर्वर 1 डॉट सेल्स डॉट उर्दू आई टी अकेडमी डॉट कॉम। इसका मतलब है डेवोल्यूशन ऑफ 2 कि फाइल सर्वर के साथ सेल्स भी लगा दे और उर्दू आई टी अकेडमी भी लगा दे। अगर मैंने कहा मैंने डेवोल्यूशन सेटिंग जो सी है डीएनएस डेवोल्यूशन सेटिंग 3 की हुई है, ठीक है, ये रजिस्ट्री में चेंजेस करके होती हैं। तो अगर मैंने फाइल सर्वर 01 लिख के एंटर किया तो वो रिजॉल्व करेगा फाइल सर्वर 01 डॉट सेल्स डॉट उर्दू आई टी अकेडमी डॉट कॉम, कि भाई वो एज्यूम कर लेगा कि ये 3 पोर्शंस ऑफ डोमेन्स आर ऑलरेडी विद इट। ठीक हो गया। डेवोल्यूशन ऑफ 3 ये करेगी। डेवोल्यूशन ऑफ 2 क्या करेगी, उर्दू आई टी अकेडमी फाइल सर्वर 1 डॉट उर्दू आई टी अकेडमी डॉट कॉम रिजॉल्व करेगी। अगर मेरे पास एक ही डोमेन है लाइक उर्दू आई टी अकेडमी डॉट कॉम, लाइक उर्दू इसी को यहीं से आगे कर लेता हूँ, उर्दू आई टी अकेडमी डॉट कॉम, तो ये डेवोल्यूशन रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि ये एक डोमेन है। अगर इसके आगे सेल्स लग जाएगी तो फिर डेवोल्यूशन शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपने कन्फिगर करनी है नहीं। आप चाहते हो कि यार आपकी सेल्स डॉट उर्दू आई टी अकेडमी डॉट कॉम है, मैं नहीं चाहता कि हर दफ़ा सेल्स डॉट उर्दू आई टी अकेडमी लिखनी पड़े, मैं सिर्फ सर्वर का नाम लिखूँ तो वो सीधा उसे डी एन एस समझे कि भाई ये सेल्स डॉट उर्दू आई टी अकेडमी की ही बात कर रहा है, मुझे पूरी हिरारिकी नहीं लिखने की ज़रूरत। थिंक ऑफ अ डोमेन नेम्स जिसके अंदर 6-6 7-7 पोर्शंस होते हैं। ठीक है, सेल्स डॉट एग्जेक्टिव्स डॉट उर्दू आई टी अकेडमी डॉट कॉम, तो उर्दू आई टी अकेडमी के सेल्स के एग्जेक्टिव, तो मैं अगर उसे डेवोल्यूशन ऑफ 4 कर दूं तो वो सेल्स एग्जेक्टिव उर्दू आई टी अकेडमी डॉट कॉम नहीं जाएगा, वो फाइल सर्वर 1 करूँगा तो वो समझ आएगा कि मैंने वहीं पे भेजना है। तो यानी आपको उस पूरी चीज़ को फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। डेवोल्यूशन सेटिंग करनी है, बाय डिफ़ॉल्ट जो सी है वो डिसेबल हुई होती है। ठीक है, और 1 कर दोगे तो वो इनेबल हो जाएगी। और वो एच की लोकल मशीन विंडोज़ एन टी डी एस डी एन एस क्लाइंट्स के अंदर होती है। और डेवोल्यूशन सेटिंग कैन बी बिटवीन 1 to 50, 1 से लेके 50 के दरमियान कर सकते हो। ठीक हो गया। एक चीज़ विच इज़ टोटली आउट ऑफ द बुक, ठीक है, कि डी एन एस सर्वर जो सा है वो जब क्यूरी करता है तो वो यू डी पी प्रोटोकॉल को यूज़ करता है। मैं इसको क्विकली करूँगा क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया। तो यू डी पी प्रोटोकॉल यूज़ करता है और उसके पैकेट का साइज़ जो सा है वो 512 बाइट्स होता है मेरे ख्याल में। अब हुआ ये कि विंडोज़ 2003 में भी ये मसला था और 2008 में भी आना शुरू हो गया कि डीएनएस सर्वर जब क्यूरी करता है कुछ डोमेन्स को, जो बड़ी डोमेन्स होती हैं और उनकी सब डोमेन्स भी होती हैं और उनके जो रैकेट्स हैं वो मल्टीपल होते हैं, तो डीएनएस का जो क्यूरी पैकेट है वो 512 बाइट से ऊपर चला जाता है और वो जा सकता है, उसका पूरा हक बनता है। ठीक है, क्योंकि आपको अगर पता हो यूडीपी के पैकेट का हेडर कितना है, अगर आप में से जो सीसीएनए पढ़ के आए हैं, एग्जैक्टली 8 बाइट्स का हेडर होता है। इट इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू आईपी का जो हेडर होता है वो 20 बाइट्स का होता है। ठीक है, तो यूडीपी का जो पैकेट है वो 512 बाइट्स का बन जाता है। ठीक है, और अगर कभी कुछ डीएनएस रेजोल्यूशन के करते हुए 2008 के साथ वो पैकेट का साइज जो है वो 512 से बढ़ जाता है और वो बढ़ सकता है, तो कुछ फायरवॉल्स, ठीक है,
के अंदर इंस्पेक्शन लगी होती है कि वो 512 बाइट से बड़ा डीएनएस का पैकेट जो सा है वो अलाउ नहीं करते। और होता ही है कि आप कुछ डोमेन्स को रिजॉल्व करना चाह रहे होते हो और आपका डीएनएस सर्वर उन्हें रिजॉल्व नहीं कर रहा होता, और कुछ डोमेन्स को आप रिजॉल्व कर रहे होते हो। आपने गूगल खोला, खुला, उर्दू IT अकेडमी खोली, खुली, cisco.com खोला, खुल गया, microsoft.com खोला, नहीं खुला। क्यों नहीं खुला? आपको समझ भी नहीं आती। आप अपनी नेटवर्क की टीम के पीछे पड़े होते हो, तुम्हारी फायरवॉल ब्लॉक कर रही है, क्यों नहीं खुल रहा, डीएनएस रिजॉल्व कर रहा है, ये। मगर उसकी वजह ये होती है कि आपका डीएनएस का जो पैकेट साइज़ है, डीएनएस की क्यूरी का पैकेट साइज़ है, वो 512 बाइट से ज़्यादा होता है और आपकी फायरवॉल उसे अलाउ नहीं कर रही होती। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या हम अपनी फायरवॉल की टीम को कहें कि अपने डीएनएस के पैकेट को बड़ा करें, या हम अपने डीएनएस सर्वर की रजिस्ट्री सेटिंग चेंज करें। डीएनएस सर्वर के अंदर एक रजिस्ट्री सेटिंग होती है, माइक्रोसॉफ्ट की एक नॉलेज बेस है जिसके अंदर ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसको कैसे फिक्स करना है। तो मेरी ज़ाती राय ये है कि हमें जो सा है अपने डीएनएस सर्वर की सेटिंग्स चेंज करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम अपनी फायरवॉल को चेंज करें। क्योंकि फायरवॉल आपको इंटरनेट की, क्लाउड्स की सिक्योरिटी और मेलिशियस हैकर से बचा रही होती है, डेंजरस हैकर से बचा रही होती है। तो आपको कभी भी वो उस फायरवॉल को नहीं कहना चाहिए कि डीएनएस का पैकेट 512 बाइट से बड़ा हो जाए तो फिर भी उसे प्रोसेस करे। उसकी वजह ये है कि एक अटैक है मार्केट के अंदर, मार्केट यानी इंडस्ट्री के अंदर, इज कॉल्ड डीएनएस एम्प्लीफिकेशन अटैक, जो आपके डीएनएस सर्वर के पास 512 बाइट से बड़ा पैकेट भेज देता है। अगर आप जाने दोगे तो फिर आएगा भी तो आपको रिप्लाई बड़ा। जब 512 बाइट से बड़ा रिप्लाई आएगा ना, तो आपका डीएनएस सर्वर उसको प्रोसेस करेगा, तो दैट विल बिकम अ डॉस अटैक एज वेल। ठीक हो गया? तो दैट इज आउट ऑफ द बुक टॉपिक। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा आज का लेक्चर। इसमें कोई प्रैक्टिकल की कोई चीज़ नहीं थी। हाँ, अलबत्ता प्रैक्टिकल के अंदर मैं क्विकली आपको वो ग्लोबल क्यूरी का कॉन्सेप्ट बताता चलता हूँ, जो ग्लोबल डोमेन नेम बनाना है, और उसके बाद हम अपना लेक्चर ख़त्म करेंगे। मैं अपने डीएनएस सर्वर के अंदर जाऊँगा। ये मेरा डीएनएस सर्वर है, इधर फॉरवर्ड लुकअप जोन्स बने हुए हैं। यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी डोमेन जोन बना दिया, ठीक है। प्राइमरी जोन बनाऊंगा, स्टोर जोन इन एक्टिव डायरेक्टरी अगर आप करना चाहते हो। तमाम डीएनएस सर्वर्स के ऊपर जोन का नाम दे दो, से मैंने कहा ग्लोबल नेम, ठीक है। नेक्स्ट किया, अलाउ सिक्योरिटी, अलाउ ओनली सिक्योर डायनेमिक अपडेट्स, डू नॉट अलाउ डायनेमिक अपडेट्स, मैं नहीं चाहता, और फिनिश, ठीक है। वो जोन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इस वजह से वो बता रहा है आपको, ठीक है। तो जब ये जोन बन गया, अब आपने क्या करना है, अब आपने इसके कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है, ठीक है। राइट क्लिक करके रन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर करना है, और डीएनएस की सीएमडी करनी है। डीएनएस सीएमडी यूटिलिटी है, क्वेश्चन मार्क करेंगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आएगी, ठीक है। आप इसके अंदर से जो भी चीज़ें इस कमांड को थोड़ा सा चला के और यूज टू होके देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। हमने कॉन्फ़िग में जाना है, DNSCMD/config। कॉन्फ़िग के बाद क्या करना है, इनेबल ग्लोबल नेम सपोर्ट, ठीक है, 1। और ये क्यों नहीं कर रहा, उसकी वजह ये है कि मैंने यहाँ इनेबल डोमेन सपोर्ट सही नहीं लिखा हुआ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा जब भी मैंने ये काम करना होता है तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अगर आपके पास ये एरर कभी भी आ रहा है, ठीक है, / नेम सपोर्ट, ठीक है, और 1 कंप्लीट हो गया। यानी अब आपने ये अपना जो सा है नेम सपोर्ट जो सा है कॉन्फ़िगरेशन जो सी है वो कर ली है। अब उसके बाद सिंगल लेबल डोमेन नेम बनाना है, यानी एक ऐसा होस्ट नेम जो रिजॉल्व हो जाए, ठीक है, यानी नेट बायोस नेम। उसके लिए आप कमांड भी यूज़ कर सकते हो और विदाउट कमांड भी ये काम कर सकते हैं, मगर हम जो सा है वो कमांड से भी कर लेते हैं। होस्ट नेम क्या, सर्वर 1, ठीक है। तो DNSCMD मैंने कहा server1.urduitacademy.com पे कोई फंक्शन परफॉर्म करना है। क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, रिकॉर्ड ऐड करना है, और उसकी फॉरवर्ड लुकअप जोन का नाम क्या है, ग्लोबल नेम।
रिकॉर्ड ऐड करो ग्लोबल नेम के अंदर, ठीक है। रिकॉर्ड क्या है, मैंने कहा काशिफ सर्वर, काशिफ का सर्वर है, और उसका सी नेम क्या है, यानी असल नाम क्या है, काशिफ सर्वर डॉट उर्दू IT academy .com। उसने रिकॉर्ड ऐड कर दिया। अब हम क्या करते हैं, ये एक्चुअली फॉरवर्ड लुकअप जोन के अंदर जाएंगे, ठीक है। इसके इस रजिस्ट्री सेटिंग को करने के बाद ना आपने अपने DNS सर्वर को एक दफ़ा रीस्टार्ट करके देखना है, ठीक है। और आपका DNS सर्वर ये है, इसको राइट क्लिक करें, ऑल टास्क रीस्टार्ट, ठीक है। इसको हम रीस्टार्ट भी कर लेते हैं। 2008 के अंदर एक और फीचर आया है कि बैकग्राउंड जोन लोडिंग, कि जब आपका एक्टिव डायरेक्टरी लोड हो रही होती है तो उसके पीछे बैकग्राउंड में जोन लोड हो रही होती है। नॉर्मली पुराने ज़माने में क्या होता था कि अगर जोन फाइल बहुत बड़ा होता था, ठीक है, तो उसको लोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, मगर इसमें बैकग्राउंड जोन लोडिंग होती है, एक्टिव डायरेक्टरी फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देती है। जब मैं ग्लोबल नेम के अंदर जाऊँगा तो ये देखें काशिफ सर्वर के अगेंस्ट जो से आपका रैकेट आ गया, और वो बताता है कि काशिफ सर्वर के नाम पे कभी भी एक्सेस करे तो वो काशिफ सर्वर डॉट उर्दू IT academy .com पे ले जाए, ठीक है। इसी तरह UITA 1235 जो सा है उसके पास ले जाए। डोमेन को अगर DNS सर्वर को राइट क्लिक करें तो आपने जो सा है ये फॉरवर्डर की इन्फॉर्मेशन ये यहाँ पे रखी हुई है। मैंने उसे बताया हुआ है कि मेरे जो सा है वो DSL के राउटर के पास ले जाए अगर आपको कोई रेजोल्यूशन नहीं मिलता, ठीक है। यूज़ रूट हिंट इफ़ नो फॉरवर्डर आर अवेलेबल, अनसेलेक्ट कर दोगे तो वो रूट हिंट के पास नहीं लेके जाएगा। ये वो दुनिया के जो 10 12 13 रूट हिंट सर्वर्स हैं ये पड़े हुए हैं, ये रूट हिंट सर्वर्स हैं, ठीक है। ये रूट हिंट सर्वर्स हैं और इनके पास नॉर्मली आपका अगर सर्वर के पास नहीं जाती तो ये यहाँ पे आ जाती है रिक्वेस्ट, और ये फिर रिजॉल्व करके देते हैं। लॉग्स, आप इसकी लॉग्स डिबग कर सकते हो अगर आप करना चाहते हैं। इस नेवर एवर रिकमेंडेड, अगर आप ट्रबल शूटिंग कर रहे हैं तो फिर करना है, अदरवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। रिवर्स लुकअप जोन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कंडीशनल फॉरवर्डिंग क्या होती है, कंडीशनल फॉरवर्डिंग वहाँ यूज़ होती है जहाँ पर अब हमने वो स्प्लिट ब्रेन सिंड्रोम करना होता है, ठीक है। यानी अगर आप चाहते हो, आप कहते हो यार अगर cisco.com की बात है ना तो उसको फ्लां DNS सर्वर से रिजॉल्व करवा लो, ठीक है। लाइक मैंने कहा अगर किसी ने से abcxyz.com पे जाना है तो उसको जो सा है किसी गूगल के सर्वर से रिजॉल्व करवा लो, 8.8.8.8 एंटर, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि कोई भी ऐसी डोमेन नेम जिसकी रिक्वेस्ट आए, जिसके आखिर में ये abcxyz.com आए, तो उसको क्या करेगा, वो गूगल के सर्वर के पास भेज देगा जो गूगल का ग्लोबल सर्वर है, ठीक है। आप इसको राइट क्लिक करके कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने अगर इसको कुछ करना है तो प्रॉपर्टीज़, और ये यहाँ पे अगर आप इसे एडिट करना चाहते हो और सर्वर्स ऐड करना चाहते हो तो यू कैन डू इट, ठीक है। तो वापस अपनी स्लाइड पे, आज हमने जो सा कुछ नहीं पढ़ा, और कहने को बहुत छोटी छोटी और बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। तो इसको आप अपने पिछले DNS सर्वर के लेक्चर के साथ जोड़ के पढ़िएगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहिए, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।